नमस्कार। सवाल क्या है, देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन पार्टी के सांसद, विधायक और सहयोगी दल दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मांग साफ है, जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाए और 2019 से पहले के संवैधानिक अधिकार बहाल किए जाएं। लेकिन इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर से भी सवाल उठने लगे हैं। श्रीनगर से सांसद आगा रहुला मेहदी ने आंदोलन की रणनीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन या राजनीतिक प्रतीकवाद काफी नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि अगर लड़ाई गंभीर है तो सभी दलों को अपनी राजनीतिक पहचान छोड़कर साझा आंदोलन खड़ा करना होगा। यहां तक कि उन्होंने संसद से इस्तीफे देने की पेशकश भी कर दी। अब सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग पर एकजुट आंदोलन बन पाएगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? क्या दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन केंद्र सरकार पर दबाव बना पाएगा और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही नेताओं के सवालों का जवाब दे पाएगी? आज इसी बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम पर होगी हमारी खास चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम इस चर्चा में पूरे तरीके से सवाल जो है वो पूछेंगे, उनसे जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ। विक्रम मल्होत्रा है हमारे साथ, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। बीजेपी स्पोक्स पर्सन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संदीप वजीर है हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्पोक्स पर्सन, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और अहमद याज है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो शुरुआत में अहमद याज सर से करूंगा। सर, क्या जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड मुद्दा फिर सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन चुका है? और जो सीधा और क्लियर सवाल यही है सर कि स्टेटहुड के लिए दिल्ली कूच करना, क्या वो एक सही डिसीजन है? क्या एक दिन के प्रदर्शन के साथ, जैसे रहोला साहब ने भी सवाल उठाया, क्या एक दिन के प्रदर्शन के साथ आपको स्टेटहुड की बहाली हो जाएगी? देखिए, अपने जो मामलात हैं, चाहे वो रियासती हो या गवर्नमेंट के हो या पब्लिक के हो, उन पर अगर उनसे कोई इजाला नहीं होता है उन मामलात को लेकर, तो बेशक ये सारे विकल्प है, और जो डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो और करना भी चाहिए अपने हकूक के लिए। अब सवाल ये है कि अब इसका जो इम्पैक्ट है ये क्या होगा। अब पहली बात कि स्टेटहुड को रेस्टोर करना, ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत की एम्पावरमेंट के लिए है। जो मैं देख रहा हूँ कि उसे ज़्यादा और कुछ नहीं लग रहा है कि जैसे हम कहेंगे कि अगर स्टेट ना हो तो शायद सारा बैठ जाएगा, कुछ चलेगा नहीं। क्योंकि अगर हम यूटी देखेंगे तो यूटी अभी भी बहुत सारे एरियाज में चल रहे हैं और काम चल रहा है। अब ये दिक्कतें हैं, बेशक उमर अब्दुल्ला साहब या फारूक अब्दुल्ला साहब के पास ये दिक्कतें हैं, एज चीफ मिनिस्टर हो सकता है, क्योंकि दे आर यूज टू पर्टिकुलर सेटअप ऑफ गवर्नेंस। उन्होंने एक स्टेट में काम किया है जिनको जो खुलेआम काम करते थे, अपने इंडिपेंडेंटली काम करते थे, अपने अंदाजे से काम करते थे। तो यहाँ उनको यूटी में बैठ के एक रेस्ट्रिक्शन है, पावर्स की लिमिटेशंस है और काम करने की दिक्कतें उनको महसूस जी। होंगी। तो अगर शायद उनके बगैर कोई और सीएम होता तो पॉसिबली उनके पास दिक्कत नहीं होती। कम से कम जो रूटीन मामलात हैं, जैसे हमारे पास अभी पानी की दिक्कतें हैं, हमारे पास बिजली की दिक्कतें, ये रोजमर्रा की दिक्कतें, मुझे नहीं लगता है कि उसमें एक एक्शन चीफ इंजीनियर डायरेक्टली इन्वॉल्व है रूटीन में। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत पॉलिसी डिसीजन की जरूरत है। अब ये अगर हम ये कहेंगे कि भाई हमारे पावर सप्लाई कम है, देन इट नीड्स अ बिग थिंग टू बी सीन, वो भी मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ये महज एक एम्पावरमेंट है गवर्नमेंट जी। के लिए। अब ये देखना है कि ये जो हो रहा है ये हो क्या रहा है। मुझे लग रहा है ये कुछ कोई इसमें कोई सीरियसनेस मुझे नजर नहीं आ रही है कि जिसे हम कहेंगे कि दिल से ये दे मीन इट। इट डज नॉट सीम टू बी टू मी। लोग मेरे से डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक अपनी ओपिनियन है। मुझे लगता है कि ये कुछ प्रेशर्स को चलते ये मजबूरी में ये डिसीजन लिया गया है। एक ये कि शायद लोग नाराज है, एमएलएज नाराज है, और लद्दाख को लेकर भी अभी 371 की बात चली, तो उस सारे प्रेशर्स को लेकर मुझे लगता है कि एक मजबूरी का डिसीजन लिया हुआ है। अगर ये सचमुच सीरियस होते तो शायद एक तो वो इतना वेट नहीं कर लेते। अब मान भी लेंगे कि भाई ये चाहते थे कि कहीं नेगोशिएशन के थ्रू कुछ हो जाए, वो भी मान लेंगे, दैट कंसेशन इज आल्सो देयर, बट then the point is, will national conference alone will be in a position to see it through? जबकि जो मेरा मानना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अभी की लीडरशिप है
उमर साहब और फारूक साहब को लेकर, दे डोंट बिलीव इन दिस प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स। उनका हर वक्त यही रहा कि नेगोशिएशन के तरीके से काम हो, ना वो कन्फ्रंटेशन लेना चाहेंगे सेंटर के से, जो मेरा मानना है। तो एज सच ये जी एक मजबूरी का डिसीजन है। शायद ये मजबूरी का डिसीजन दो चीजों को लेकर है। एक ये कि अभी जो 371 की बात लद्दाख को लेकर चल रही है, या तो कहीं वहां कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जी प्रॉपर्टीज की बात है कि ये हो सकता, कहीं ये हो कि अगर हम यूटी लद्दाख की यूटी को कुछ रिऑर्गेनाइजेशन के बाद में कुछ तरमीम करेंगे, तो कहीं हम अगर जम्मू कश्मीर को नहीं करेंगे तो कहीं ये गलत तो नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनली, या पॉलिटिकल अनफेयरनेस तो नहीं होगा। ये दो चीजें। और तीसरा, कहीं ग्लोबली कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, जैसे अभी हम देखे हैं यूएस और पाकिस्तान के नज़दीकी रिलेशन है, वहां से कोई बात तो नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से कुछ होने वाला है इसको लेकर नहीं। तो वही चीज शायद उमर साहब की सरकार ने भी भांप ली, क्योंकि जब हम अंदाजा लगा सकते हैं या हमको पता चलता है पढ़ने से, लिखने से, देखने से, तो जी वो तो इसी में है। शायद उनको कुछ अंदाजा हो, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं ही इसका क्रेडिट ले लूं। उसने दरकिनार ठीक करा सबून को। तो अभी बयान भी दिया था क्लाउड बर्स्ट की, तो अब ये बात आई, शायद उसको वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं रुख करूँगा, हमारे साथ संदीप सिंह वजीर जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन। सर, एक बात हमेशा अक्सर हम कहते हैं कि दिल्ली अब दूर नहीं, तो दिल्ली जाने का फैसला जो है, क्या लगता है कि वो बिल्कुल सही है? दिल्ली दूर नहीं रहेगी, स्टेट रूट मिल जाएगा? सर, एक रोड मैप बहुत ज़रूरी रहता है किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या वो रोड मैप है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास? सिर्फ प्रोटेस्ट से क्या लगता है आपको कि स्टेट रूट की बहाली हो जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो अब तक ना हो पाई? नमस्कार सभी को। अहमद अयाज साहब की बात सुन रहा था, पहले उनकी बात का जवाब दे देता हूं, तो फिर उसके बाद आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। जी सर। अहमद अयाज साहब कह रहे हैं कि यूटीज बहुत सी हैं। एक पिछली डिबेट में भी मैं इनके साथ था, तो उन्होंने कहा था कि यूटीज तो बहुत सी फंक्शन कर रही हैं, तो जम्मू कश्मीर को क्या प्रॉब्लम है, यूटी में तो भी काम चलता ही है। तो सर, यूटी उस यूटी में काम चलता है जिस यूटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेरेंस ना करे। अगर आपकी फंक्शनिंग, डे टू डे फंक्शनिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरफेरेंस होगी, हर बात को मुद्दा बनाया जाएगा, जो कैबिनेट के डिसीजंस इंप्लीमेंट करने में हर तरह के रोड़े अटकाए जाएंगे, तो फिर वो यूटी कैसे फंक्शन करेगी, आप बताइए। हाँ, यूटीज फंक्शन करती हैं, गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस तो, लेकिन सेंटर का भी हाथ आ जाता है ना उसमें। अगर सेंटर ये चाहती है कि ये यूटी अच्छी तरह फंक्शन करे, तो वो फंक्शन करेगी। अगर वो हर चीज के अंदर अपनी टांग अड़ाएंगे तो कैसे फंक्शन करेगी? ये भी तो ये भी तो क्राइटेरिया आपको लेना पड़ेगा ना। हम भी मानते हैं कि यूटी में भी काम हो जाता है, काम करने वाले यूटी क्या किसी और म्युनिसिपल कमेटी में भी काम कर लेते हैं, लेकिन भाई उसमें इंटरफेरेंस तो नहीं ना होनी चाहिए। जब आपने पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस अपने ऑफिसर्स को दे के रखी हो कि इनकी बात ही नहीं सुननी है, और अगर एक ऑर्डर को 20-20 दिन इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, या एक 2-2 महीने वो ऑफिसर्स अपने पास फाइलों को दबा के रखेंगे, तो फिर वो हम फंक्शन कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए। मेरा वैलिड पॉइंट है, मेरा ख्याल से आप इस बात को एंडोर्स करेंगे जो मैंने पॉइंट दिया है। मैंने तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपको सुना है। पर सर एक और चीज हालात, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं एक सवाल जोड़ रहा हूँ सर सवाल जोड़ रहा हूँ, आप जवाब रखो अपना, मैं खाली सवाल जोड़ रहा हूँ। पर सर, आईएएस जो है वो तो आपके अंडर है ना, आईपीएस जो है हम कहेंगे वो एलजी साहब के अंडर है। बिल्कुल गलत है, गलत है सर ये? ठीक है सर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आईएएस आर नॉट, हाँ ठीक है, आईएएस के साथ हम मिलके काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन दे आर आंसरेबल टू द गवर्नर। वी कैन नॉट टच देम इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू अवर डायरेक्शंस। कोई डायरेक्शन मिनिस्टर उनको दे रहा है, वो नहीं सुन रहे हैं, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम कुछ नहीं कर सकते उनका। वो आपको मैंने एक एग्जांपल भी दे सकता हूं इस बात का कि कंसर्न मिनिस्टर डिडंट इवन न्यू, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है या फॉरेस्ट मिनिस्टर है, ही डिडंट इवन न्यू कि भाई उसके फॉरेस्ट लैंड को रिट्रीव कराया जा रहा है, सो कॉल्ड फॉरेस्ट लैंड को रिट्रीव कराया जा रहा है, और बुलडोजर भी चल रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर कंसर्न को पता ही नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ऑफिसर्स अपने तौर पर डायरेक्शंस कहीं और से लेके फंक्शन कर रहे हैं, ना कि मिनिस्टर्स की बात को तरजीह दे रहे हैं। तो जब आप वो सर ये साबित नहीं हुआ अभी, तो यूटी फंक्शन नहीं कर सकती। अब मैं
अब मैं आपके सवाल के ऊपर जी आता सर। हूं। आपने कहा कि दिल्ली जाके क्या होगा। देखिए, गवर्नमेंट बनी, हमें इन्होंने वादा किया हुआ था कि 3 steps, we will take 3 steps. First there will be delimitation, then there will be election, and then the statehood will be restored. ये 3 चीजें इन्होंने हमें कही थी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? 2 steps कंप्लीट करने के बाद ये सो गए, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बन गई। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपनी जो इन्होंने अपना अपना स्टांस चेंज कर लिया, और जो स्टेटहुड इन्होंने हमें देना था वो इन्होंने रोक दिया उसको, और ऊपर से फंक्शनिंग में लड़का लगाना शुरू कर दिया। लेकिन हमने बड़े पेशेंटली, उमर साहब ने, फारूक साहब ने और पार्टी लीडरशिप ने बड़ी पेशेंटली ये स्टांस लिया। इवन दो आप जानते हैं कि हमारे आगा रूला साहब तो फायर ब्रांड लीडर हैं, वो तो चाहते थे कि आप, हेलो, जी सर आवाज आ जी, रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है, आ रही है। एक्चुअली मेरे स्क्रीन में नहीं ना दिखाए, हाँ अब आ। तो आगा रूला साहब तो चाहते थे कि फर्स्ट डे से ही हम इसको फोर्सफुली उठाएं, और फोर्सफुली उनका उनका क्या पार्टी लीडरशिप के साथ क्या इख्तलाफात हैं, यही तो है कि वो चाहते थे कि पहले दिन से ही हम सीधे टक्कर लेने की पॉलिटिक्स करें। लेकिन पार्टी लीडरशिप ने बड़ी मैच्योरली इसको हैंडल किया। उन्होंने कहा नहीं, लेट अस गिव टाइम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए हमें, कि वो हमें भी अच्छी तरह जान ले, हमारी फंक्शनिंग को जान ले, और उसके बाद वो आराम से हमें कितना टाइम चाहिए है एक स्टेटहुड देने के लिए? 6 महीने, 7 महीने, इतने में तो काफी होता है। लेकिन जब 1.5 साल भी चला जाए और उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कान में जूं तक ना रेंगे, तो फिर हम क्या, हमारे पास क्या विकल्प बचता है? हमने ये सिर्फ एक उनको जी दिखाने के लिए, ये सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, और ये नहीं है कि हम वहां दिल्ली जाएंगे और वहां से प्रोटेस्ट करेंगे और वापस आ जाएंगे, और जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो बेवकूफ बन जाएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। नहीं, ये सिर्फ एक स्टार्ट है। हम उनको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो जी इन द डेज टू कम हमने लोगों को भी जवाब देना है, और लोगों को भी सेटिस्फाई करना है कि हम आपके लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हम आपकी गवर्नमेंट है। तो हमने सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रखा है। अगर वो फिर भी हमारा प्रोटेस्ट पे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसके बाद हम ड्रास्टिक मेजर्स भी लेंगे, आगे की स्ट्रेटेजी प्लानिंग भी करेंगे, और एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी ब्लॉक में आपको ये वाला जो ठीक, प्रोटेस्ट है दिखेंगे। आने वाले टाइम में ये स्ट्रेटेजी भी बनेगी। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं रुख करूँगा विक्रम मल्होत्रा सर का, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ। सर, बहुत से सवाल हैं जो कि खड़े किए गए हैं संदीप वजीर द्वारा। उन्होंने साफ कहा है कि काम नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके से होल्ड करती है हर चीज़ को, फाइलें मूव नहीं होती हैं, टेबल पर पड़ी रहती हैं। आखिर सर इसकी वजह क्या है? और ये सिर्फ एक शुरुआत है, स्टेट हुड की बहाली के लिए ये प्रोटेस्ट होगा, और ये सिर्फ एक चेतावनी के तौर पर लिया जाएगा, और आने वाले स्पेशल समय स्टेटस के लिए भी। स्पेशल स्टेटस के लिए भी सर। जी सर। सर आपका माइक म्यूट है मेरे ख्याल से। धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, और मेरा शुक्रिया सर। नमस्कार आपको, फेलो पैनलिस्ट को भी। देखिए, मुझे लगता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सभी लीडर हैं वो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, पर आज जो हमारे संदीप जी हैं, मुझे लगता है वो भी एक हेलुसिनेट कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। और एक काल्पनिक दुनिया जो होती है ना, जो अक्सर लोग बना लेते हैं कि हमने अपनी कल्पना से अपनी एक दुनिया बना ली, तो उसी में रहने की आदत हो जाती है, या वो उसी को सच्चाई समझने लगते हैं। ये एक काल्पनिक दुनिया वो बना रहे हैं कि जिसमें 3 स्टेप्स इनको बताए गए थे। उमर अब्दुल्ला साहब को मोदी जी और अमित शाह ने बिठा के बोला था कि पहले हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, और फिर आपको स्टेटहुड दे देंगे और आप फिर सरकार चलाइएगा। तब तक आप सरकार में काम मत कीजिएगा, आप लोगों के काम मत करना, आप डेवलपमेंट के काम रोक के रखना, जब हम आपको स्टेटहुड देंगे उसके बाद रखना। अब बड़े सफाई से संदीप जी ने आगा रउल्ला साहब की जो एब्सेंस थी उस मीटिंग में, उसको जस्टिफाई कर दिया। अब आप देखिए, एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट है, और बाकी आप सब एमएलएज और एमपीज को चश्मशाही लेके जाते हैं, और उनको छोड़ गए क्या वो आए नहीं? और आज जो जिस मौजू पे आप डिबेट कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मखौल जो उड़ाया है वो तो इनके अपने एमपी ने उड़ाया है।
उन्होंने अभी कहा कि हमको थिएट्रिक्स की जरूरत नहीं है, हमको अब सिंबोलिज्म की जरूरत नहीं है। देखिए स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड देना ना देना वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जब जब 370 हटाई गई थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने ये आश्वस्त किया था कि हम स्टेट को वापस स्टेट दर्जा देंगे, जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेट का दर्जा देंगे, पर उसके लिए जब तक इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री ये नहीं समझते कि इस देश में हालात ऐसे हैं कि इस जम्मू कश्मीर की पुलिस को, जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी है वो जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में दी जाए, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम काम करता था। आज आप देखते हैं किसी अफसर को जो मिलिटेंसी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, उसको अगर हटाया जाए तो सबसे पहला शोर महबूबा मुफ्ती उठाती हैं, और आज उनका एजेंडा है कि बार बार वो कहती है कि अफसरों को हटाया जा रहा है। सजाद लोन कहते हैं अफसरों को हटाया जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कर नहीं रही है। वो एक इकोसिस्टम काम करता था, उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के बाद आज जब जम्मू कश्मीर जो है तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, और आज यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार है, ये वो चुनी हुई सरकार है जिसके मुख्यमंत्री ने पहले तो कहा था मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा यूटी में, फिर उनका मन बन गया नहीं चुनाव तो लड़ना है मुझे जी। अब फिर यूटी में चुनाव भी लड़ा, फिर उन्होंने कहा स्टेटहुड मुझे दे दो नहीं तो मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, फिर बिना स्टेटहुड के चीफ मिनिस्टर भी बने। अब जो गवर्नेंस के बेसिक इश्यूज हैं, मैं आ रहा हूँ जब सर। वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जब सड़क बिजली पानी को की दिक्कत आज जम्मू कश्मीर के लोग महसूस कर रहे हैं, आज जम्मू में 12-12 घंटे का पावर कट है, आप बोलेंगे स्टेटहुड की वजह से है। आज लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है, आप बोलेंगे स्टेटहुड की वजह से है। आज स्कूल में टीचरों की कमी है, आप बोलेंगे स्टेटहुड की वजह से है। आप बोलेंगे हॉस्पिटल में नर्सेज नहीं है, आप बोलेंगे स्टेटहुड की वजह से है। हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, आप बोलोगे स्टेटहुड की कमी। आखिर कब तक? कुछ इश्यूज साहिल जी ऐसे हैं जो हम मानते हैं, पर ये बात बार बार इस पे डिबेट होती है, बार बार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन या लीडर चैनल्स पे आते हैं, बात करते हैं, पर इसको ढाल बनाना नॉन गवर्नेंस के लिए, आप ढाल बनाना आपके अपने लगाए हुए अफसर। देखिए ये जिन्होंने जी। बात करी रायका फॉरेस्ट की, ये कहाँ से कौन सी दुनिया में बैठे हैं कि जो वो किस आईएएस अफसर ने उसको ऑर्डर दिया वो डिमोलिश करने के बिल्कुल लिए? सर। वो फॉरेस्ट की टीम उनके साथ थी, रेवेन्यू इनके पास है। अब आप कहेंगे पटवारी भी इनके पास नहीं है, तहसीलदार भी इनके पास नहीं है, फॉरेस्ट का डीएफओ भी इनके पास नहीं है। वो सब पता था मंत्री को, किसको नहीं पता था? अब ये अपने आप को दूध में से बाल की तरह निकाल के अलग कर लेना, ये नहीं चलेगा। आपको गवर्नेंस देनी पड़ेगी। उमर अब्दुल्ला साहब की दिक्कत ये है कि वो धरातल पे आके राजनीति, क्योंकि ये प्रिविलेज फैमिली से हैं, इनके लिए बहुत सारे नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे हैं जिन्होंने जमीनी सतह की राजनीति की है और वो समझते हैं चीजों को। पर उमर अब्दुल्ला साहब का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उनको टोटल पावर एंजॉय करके उन्होंने 6 साल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे थे। अब उनको कहीं ना कहीं वो अड़चन आ रही है, वो कमी महसूस हो रही है, और उसके साथ साथ उनका अपना फ्लॉक जो है वो बिगड़ता जा रहा है। और वो जब सवाल उठा रहा है तो उनको जी। तसल्ली देने के लिए ये दिल्ली घुमाने का प्लान अगर इन्होंने बनाया है, जंतर मंतर इतनी गर्मी में उनको दिखाना है, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो उनको जरूर दिखाएं। पर एक बात स्पष्ट है कि स्टेटहुड तभी एस्टैब्लिश होगा, स्टेट वापस तभी मिलेगी जब आदरणीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इस कंट्री का जो सिक्योरिटी एपरेटस है वो इस बात से संतुष्ट होगा जी। कि जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी की बागडोर है वो जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में देना उस समय ठीक होगा। विक्रम सर, एक बात मैं आपको टोका नहीं बीच में, पर यह है कि हर बार जो है बिजनेस रूल्स जो है ना वो बीच में आ जाते हैं, आखिर उस पे भी तो। देखिए जी। बिजनेस रूल्स के लिए साहिल जी, मैं आने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये एक नियत होनी चाहिए। अगर नासिर सोगामी साहब को बनाने के लिए दिल्ली जा सकते हैं उमर अब्दुल्ला साहब, तो मुझे लगता है बाकी सारी चीजों के लिए भी आराम से वो जा सकते हैं। अब आप देखिए इस विडंबना क्या है, आज आप किसी सड़क पे चलते आदमी को ये पूछ लीजिए, संदीप जी नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो मेरी तरह एक कार्यकर्ता है, हम लोग कार्यकर्ता हैं अभी, पर हम लोगों के लिए दिक्कत ये है कि एक पावर सर्कल जो कॉरिडोर जो बन चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जी। इनएक्सेसिबल हो चुकी है लीडरशिप। नासिर सोगामी साहब को आप एज साहिल केरनी साहब जर्नलिस्ट, आप 10 फोन करके देखिए, अगर आपका एक फोन भी उठ गया तो ही इज द पर्सन हु इज डीलिंग विद द स्टेट। मंत्री फोन नहीं उठा रहे हैं, वर्कर्स के फोन नहीं उठा रहे, एक दिक्कत पेश आ रही है लोगों को।
हर आदमी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लिखा है, जो लोकल लीडरशिप है वो फील कर रही है इस चीज को, और आम जनता फील कर रही है कि भाई हमारी जिस चीज के लिए हमने ये सरकार चुन के लाई थी। मैं ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, पर इस वक्त मैं सही नहीं समझता कि आपके चैनल के माध्यम से यहाँ दूं। बट एक इनको समझना होगा, जो जी यंग लीडरशिप जो स्टेट की है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो बिल्कुल। और बीजेपी की लीडरशिप हो, जब वो चुन के आते हैं तो एक एक नई राजनीति लोग उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो एक्सेसिबल होंगे, आप उनके दरवाजे तक जा सकेंगे, अपनी बात कह सकेंगे। जी अफसर परेशान है, जनता परेशान है। अब आप दिल्ली ले जाके एक छोटा थिएट्रिक्स कर देंगे तो मुझे लगता नहीं उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई ज्यादा परेशानी हल होने वाली है। ठीक है सर। संदीप सर आप कुछ कह रहे थे, मैं फिर उसके बाद रुक करूंगा अहमद याद सर का। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास अहमद सर, सिर्फ एक मैं रिएक्शन ले लूँ। संदीप सर कुछ कह रहे थे। और सर गवर्नेंस तो देनी पड़ेगी, गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये बात भी है क्योंकि सर डेली वेजेस का मुद्दा हो, चाहे चाहे फ्री बिजली का मुद्दा हो, चाहे रिजर्वेशन पॉलिसी की बात हो, तो जनता जो है वो जवाब मांग रही है। जी सर। अभी इन्होंने शायद विक्रम साहब ने मेरी जो मैंने इतनी लंबी स्टेटमेंट दी वो मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छी तरह सुनी नहीं। हमने कहा कि हम काम करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं और हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने भी तो दोगे, हमारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी तो करने दोगे कि नहीं करने दोगे। आप बिजनेस रूल के ऊपर ये चुप कन्नी काट गए, ठीक है जी, बिजनेस रूल तक नहीं, अभी तक चीफ मिनिस्टर को यही नहीं पता कि भाई मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, मेरे इख्तियारात क्या हैं, अभी तक वही अधर में लटका हुआ। मिनिस्टर्स को यही नहीं पता। आप काम कैसे, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, कह रहे हैं कि भाई नौकरियों का मुद्दा है, ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, ये जो एसआरओ की फाइलें पड़ी हुई हैं गवर्नर साहब के पास, वो क्यों नहीं उन पे वो कर रहे हैं। एसआरओ तो हक है ना इन जम्मू कश्मीर के लोगों का। जो एसआरओ की फाइल्स पड़ी हैं, कोई डेथ हो जाती है, किसी के बच्चे की फाइल बनी हुई है, किसी की बीवी की फाइल बनी हुई है, किसी आता हूँ के सर मैं। बहन की फाइल बनी हुई है, तो क्या उसको भी हमने रोका हुआ है? उसको भी हमने रोका हुआ है। नौकरी देनी तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, आप डे टू डे फंक्शनिंग पे भी रोड़े अटका रहे हैं। हम फंक्शनिंग करना चाहते हैं। अच्छा तो मैं रुक करूंगा अब अहमद आजाद सर का। सर आप किस तरह देखते हैं, जिस तरह से आगा रूहुल्लाह के बयान को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी मतभेद के रूप में किस तरह देखा जा सकता है? क्या दिल्ली प्रदर्शन राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश दे सकता है? नहीं, मेरे वाला पॉइंट भी पूछिए सर, मैंने जो बोला वो क्या वो आप उसको एंडोर्स हाँ, मैं करते कर हैं? लूंगा, मैं ना पूछे बगैर मैं कर लूंगा संदीप जी, मैं वो उसको टच कर लूंगा। देखिए, पहली बात ये कि स्टेट रेस्टोर होने का, इसके बावजूद कि इसकी कमिटमेंट है पार्लियामेंट में, तो लग रहा है कि अभी जो 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 वो केमिस्ट्री नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान है, वो ऐसी नहीं बनी है कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद के होते स्टेट को रेस्टोर किया जाए, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। हाँ, वो दूसरी बात है कि बीजेपी इसके बारे में कोई ठोस आर्गुमेंट दे सकती है, वो दूसरी बात है। लेकिन लग रहा है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है आपस में, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात है, तो शायद उस लिहाज को लेकर शायद दिक्कतें अभी होंगी। जहां तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, जो अभी उमर साहब की क़यादत में हो रहा है, तो मेरा मानना है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इकट्ठा होके भी प्रोटेस्ट करें, तो शायद ही, क्योंकि अब हम दोनों साइड को देखते हैं, द अदर साइड ऑल्सो, तो शायद ही कि वो प्रोटेस्ट को लेकर शायद जी रेस्टोर स्टेट करें या कोई बात को हल करें। ये मेरा मानना है। अलबत्ता प्रोटेस्ट करना हक है, मांगना हक है, ये भी सही नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे 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 बैठे, वो भी सही नहीं है। तो अभी जो एक फायदा, जो इसका इम्पैक्ट जो होगा, जो प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, तो एक फायदा जरूर होगा कि लोगों में अगर सीरियसनेस उमर साहब की इस प्रोटेस्ट में दिखी, जो अभी तक नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी का मामला बन गया, न कि जम्मू कश्मीर के सारे लोगों का मामला बन गया, द जी वे इट हैज बीन डिसाइडेड।
तो उस लिहाज से ये देखा जा सकता है कि इसका एक इम्पैक्ट ये बन सकता है कि पब्लिकली कम से कम एक महसूस लोग करेंगे कि भाई शायद कहीं ना कहीं कोई शुरुआत तो होगी, अगर ये सचमुच सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ हो रहा है। एक वो, दूसरा कुछ बातों का जो जिक्र किया विक्रम जी ने, उनके बातों के साथ शायद इत्तेफाक करना बनता है। वो एक ये कि कुछ मामलात है, अगर दिक्कतें हैं यूटी में, कुछ मामलात है जिनको हर एक समझ सकता है, कुछ मामलात की दिक्कतें हो सकती है, जी लेकिन मेरा एक इंडिविजुअल का मानना भी है कि कुछ चीजें हैं कि जहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं। वो होगी नॉर्मल काम करना, जैसे सड़क, बिजली, पानी, ये इससे नॉर्मल डिपार्टमेंटल वर्क। तो जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी तब भी ये काम हो रहा था, लेकिन अब क्यों दिक्कतें हैं? अब चूंकि नहीं होना चाहिए। जी अब चूंकि एनसी के हमारे स्पोक्स पर्सन है वजीर जी, उन्होंने एक बात करी कि भाई हमारे को ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन की ना किया जाए। जी तो अगर अभी हमारी स्टेट नहीं है तो यूटी है, जैसे मैंने कहा, यूटी में भी लोग काम करते हैं और कोई इतना ज्यादा दिक्कतें नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के हो सकते हैं, लेकिन यूटीज में काम करना कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जी अब अगर उसमें कोई गैर जरूरी रोड़े अटकाए जाएंगे वो भी सही नहीं है। यूटी है तो यूटी रहने दीजिए। बिल्कुल यूटी है, जितना यूटी का हक है, जितना यूटी में पावर्स है, जितना बाकी अथॉरिटी है यूटीज के पास, लेट दैट बी डन। तो अब मैं इस चीज को इंडोर्स नहीं करूंगा जो वजीर जी ने कहा, बट अगर वो सही माना जाए कि भाई उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जहां तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता इसका अपना समय सीमा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वो कर देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना प्रोटेस्ट हो जाएगा। अलबत्ता इस वक्त जो हो रहा है, मुझे दो ही चीजें नजर आ रहे हैं। एक ये कि जो 371 को लेकर बातें हो रही है, लद्दाख को लेकर, शायद उससे कुछ कनेक्शन इसका मैं देख रहा हूँ, जी या कहीं ग्लोबली कोई ऐसी सिचुएशन की बात है कि जहां कहीं ना कहीं कोई बात हुई हो, तो वो पकड़ के उमर साहब ने इस चीज को हाथ में ले लिया, ये जान के कि कल को कुछ हो जाएगा तो क्रेडिट उसको जाएगा। और इसीलिए शायद बाकी पार्टीज को दरकिनार किया है। नहीं तो शायद बाकी पार्टीज को साथ में लेना जरूरी बनता है, एक अच्छी मूवमेंट की जरूरत है। जी बेशक वी डोंट से दैट रिजल्ट्स कैन नॉट बी गारंटेड अबाउट रेस्टोरेशन और एनी अदर इशू मे नॉट बी गारंटेड, बट जी क्वेश्चन इज, एक मैं मूवमेंट आ भी रहा हूँ सर। बनती है, एक प्रोटेस्ट भी बनता है, एक बात भी बनती है, एक कोशिश भी बनती है। जी ओके। ठीक है। मैं विक्रम सर का रुख करूंगा। सर आप कुछ कह रहे थे, सर आपने अपना बात भी रखी है। और मेरा सवाल देखिए सर यही है मैं कि काम करने नहीं दिया जा रहा है, सीएम के देखो जो मैं ऑपरेशनल उसी ड्यूटीज का हैं मैं देखिए उस पे ये जो हो नहीं रही। ये सर जो मैं एक पूरा सवाल, मेरा पूरा सवाल जो है मेरा वो बड़ा एक है। जी और जी जिस तरह आप देख रहे हैं कि कुछ खबरें सामने आई थी कि डिप्टी सीएम को लेकर भी कहीं ना कहीं जो पीर पंजाल एरिया के जो एमएलएज हैं उनके अंदर नाराजगी देखी गई है, और उमर साहब ने उनको तलब भी किया है इन सब चीजों को लेकर। सर ये कुछ रिपोर्ट सामने आई थी, इन चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं कि ये एक कितनी बड़ी बात है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए? और क्लाउड बस की जब बात की गई थी तो कहीं ना कहीं आवाम ने सोचा था कुछ बड़ा होने वाला है ईद के बाद। तो क्या लगता है आपको कि इन सब चीजों के ऊपर कुछ हुआ भी है? जी सर। कि साहिल जी, आप अहमद अली अयाज साहब जो है बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। मैं इनको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जब फारूक अब्दुल्ला साहब की एक सरकार थी, उसमें बीआर सिंह जो थे, उनको फारूक साहब ने पूरी सरकार सौंप दी थी। और जेटली साहब चीफ सेक्रेटरी थे, और बीआर सिंह जो सर आपके ऑडियो आना बंद हो गया सर, विक्रम सर। और वजीर साहब कह रहे हैं हाँ कि को काम नहीं किया जाता। अप्रैल में ही 170 केएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर, और जल शक्ति के ऑफिसर एक्सीएंस को ट्रांसफर पोस्टिंग की है चीफ मिनिस्टर ने। 170 अप्रैल और मई के बीच में। आप डेटा निकाल सकते हैं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। तो इतना इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर अगर है तो फिर तो छोड़ देना चाहिए, सुबह रिजाइन करना चाहिए। कि अगर आप जेकेएस 170 ट्रांसफर कर रहे हैं तब तो आपको किसी ने नहीं रोका। आप जल शक्ति की ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। आप पानी नहीं पहुंचा सक रहे, आप कह रहे हो स्टेटहुड दे दो। आप बिजली नहीं दे सक रहे हो तो कहते हैं स्टेटहुड दे दो। आपको ये बात समझना चाहिए, दिस इज अ सर्कस विच इज बीइंग प्लेड आउट भाई। उमर अब्दुल्ला साहब एक दिन कहते हैं कि मैं क्लाउड बर्स्ट होने वाला, मैं इतना बड़ा काम करने वाला हूं।
ये बेसिकली जो प्रॉब्लम ये आ रही है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस। उमर अब्दुल्ला साहब ने नासिर सुगामी साहब को आउटसोर्स कर दिया गवर्नेंस, एंड ही इज नॉट फिट टू रन द गवर्नमेंट। अगर आपको खुद फर्स्ट हैंड गवर्नमेंट नहीं चलानी है, आप इतना इनकॉम्पिटेंट आपको समझते हैं कि एक्सीएन और चीफ इंजीनियर जो आपके अंडर है, जो केएस ऑफिसर पूरे आपके अंडर है, वो अगर आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी इनकॉम्पिटेंट है, फिर ये सरकार में क्यों बैठे हैं? अगर कोई और इंसान ऐसा होगा जो बेसिक कम्युनिटीज जब आपसे पूछे तो बोले स्टेटहुड दे दो, बेसिक कम्युनिटी पानी मांगो तो बोले स्टेटहुड लाओ पहले, अगर बिजली मांगोगे तो स्टेटहुड लाओ, टीचर्स अगर की ट्रांसफर, अगर करप्शन के चार्जेस लगेंगे आप बोलोगे स्टेटहुड लाओ। महबूबा मुफ्ती ने और सजाद लोन ने ओपनली कहा कि एक ऑफिसर ने एक अमाउंट मेंशन करी है कि इतने अमाउंट मांगी गई ट्रांसफर के लिए एक अफसर से। तो आप मुझे एक बात बताइए कि स्टेटहुड का एक मुद्दा हो सकता है फॉर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, बट आप अपने इंटरेस्ट के बात के लिए आप चीफ मिनिस्टर साहब तो एक दफा भी नहीं बोले कि मेरी सुन नहीं रहे एलजी साहब। तो आप लोगों को गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और आप स्टेटहुड का राग अलाप रहे, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा। जी आप आपके अपने डिप्टी सीएम जब इनकॉम्पिटेंट हो जाए, वो की शिकायतें आएंगी आपको, तो अगर आप उस पर एक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ जानते बूझते ये सरकार ली थी, इस मुगालते में नहीं ली थी कि स्टेटहुड में हमको राज करना है। इनको पता था यहाँ क्या होने वाला है। इतने बच्चे नहीं है, चीफ मिनिस्टर 6 साल रह चुके थे उमर अब्दुल्ला साहब, उनको पता था मुझे क्या करना है। जी और आज जब सरकार उनको मिल गई, तो आज वो अपने एक थिएट्रिक्स के लिए कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाके तो जंतर मंतर पे एक दफा क्या 10 दफा बैठे जंतर मंतर पे। जंतर मंतर से स्टेटहुड वापस आने वाला नहीं है। आप अपने आप को गवर्नेंस के जरिए प्रूव कीजिए कि आपकी नीयतें साफ है, आप ये स्टेट चलाना चाहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है, अभी तक देखिए जम्मू कश्मीर के पास अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, केंद्र की जो एड है उसी पे जम्मू कश्मीर चलती है। जी और बढ़ चढ़ के उमर अब्दुल्ला साहब ने, ये वजीर साहब पता नहीं किस दुनिया में है, उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद शुक्रिया किया। बंगाल में इलेक्शन जीती तो वो शुक्रिया अदा करने होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देने चले गए। वहां तो उन्होंने बाहर आके कोई ऐसी बात नहीं की कि मेरी सुन रही है, मुझे ताकत नहीं दी है। तो ठीक है उनके बीच में आई थिंक दे हैव द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस सरकार को पूरा सपोर्ट करना चाहती है कि वो लोगों तक एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका हक है वो पहुंचाएं, एडमिनिस्ट्रेशन मिले लोगों को। यहाँ चुनाव हो, यहाँ लोकल बॉडीज के चुनाव हो, यहाँ कराएं उमर अब्दुल्ला साहब जी चुनाव, और उसके लिए इलेक्टोरल रोल्स भी बने। दूध का दूध पानी का पानी आपको इन चुनावों में दिख जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कितनी। जी मैं बिल्कुल रिप्लाई बिल्कुल दूं सर। आपका? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल आपसे मैं रिप्लाई चाहूंगा। और सर मुझे सबसे जी सबसे सबसे पहली बात, विक्रम भाई, ये जो आप नासिर सुगामी साहब का नाम ले रहे हैं ना कि अपनी पूरी सरकार उनको सौंप दी है, तो फिर मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि मोदी जी ने भी अपनी सरकार जो है अमित शाह साहब को सौंप दी है। खुद वो कुछ करते नहीं है, जो ये उनको कहते हैं वही ये करते जाते हैं। फिर तो मैं भी ये बोल सकता हूँ ना, अगर आप ऐसे उंगली उठा रहे हैं तो अपने ऊपर भी देखिए ना कितने इल्जाम लगेंगे आप पे फिर। एक तो बात ये एक तो बात ये बड़ा गलत दूसरी एग्जाम्पल है, बात वो दूसरी प्रधानमंत्री बात और सुनो गृह मंत्री हैं। सुनो ना, सुनो फिर क्या हो गया? गृह मंत्री हैं तो हैं तो इसी देश के नागरिक ना, वो तो एमएलए गवर्नमेंट का भी नहीं हिस्सा ही है, है ना, नासिर गवर्नमेंट सुगामी का तो हिस्सा एमएलए है भी ना, नहीं। गवर्नमेंट का हिस्सा है। दूसरी बात, आप कितने एरोगेंट, मतलब एरोगेंसी कितनी है बीजेपी में कि बीजेपी कह रही है एक सवाल छोड़ के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स दिल्ली जाके बैठेंगे, ये कहते हैं एक एक बार छोड़ के 10 बार बैठे हमने नहीं देनी। जब आपने सोच ही लिया हुआ है कि नहीं देनी है स्टेट, तो फिर ये ड्रामाबाजी किस लिए की थी? इलेक्शन करवाने की रहने देते, यूटी चलती रहती। जब आपकी तसल्ली हो जाती कि भाई अब हम पूरे पेट भर गया हमारा लूट लूट के, और अपने जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को बाहर के लोगों को दे के, चाहे वो माइनिंग है चाहे वो कुछ भी है, दे के जब पेट आपका भर जाता, उसके बाद आप सीधे स्टेटहुड देते और फिर इलेक्शन करवा लेते। ये ड्रामा क्यों? जब आप चुने हुए नुमाइंदे वहां 50 आदमी 60 आदमी जाके बैठेगा जो इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कह रहे हैं कि चाहे 10 बार बैठे हम नहीं देते। ये आपका एटीट्यूड है एक चुने हुए नुमाइंदों के लिए। आपसे हम किस बात की तवक्कुह कर रहे हैं? किस आपको बात चुना है की लोगों को तवक्कुह है? मैं गवर्नेंस आपको देने एक के लिए, मिनट एक स्टेटहुड के मिनट लिए थोड़ा चुना पूरी है बात आपको। भाई, वो पूरी आपका बात प्रेरोगेटिव ही नहीं है, वो भाई पूरी बात प्रेरोगेटिव का तो जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पूरी आप बात का बिजली जवाब दो। पानी दे नहीं रहे हैं, तो वो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट लेने के जा पास रहे ही हैं। जा रहे हैं ना, वो पानी सेंट्रल बिजली गवर्नमेंट के पानी पास ही देने जा के रहे हैं। लिए।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जा रहे हैं। मैंने अहमद अयाज साहब का व्यू इसलिए मांगा था क्योंकि मैंने उनको कहा था कि जब इंप्लीमेंटेशन हमारे ऑर्डर्स की प्रॉपरली नहीं होगी तो नेचुरली फर्किंग में हर्डल्स क्रिएट होंगी। जो डिलेमा होता है एक ऑफिसर्स का, वो डिलेमे में रहेंगे कि हम बात किसकी माने, इनकी माने, उसकी माने, जो ऊपर बैठा हुआ है, हम किसकी बात माने। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्रांसफर्स कर दी केएस ऑफिसर्स की, सारे जी प्रमोट हुए थे, उनकी प्रमोशन हुई थी, उनको तो लगाना मजबूरी थी। आप वो भी ना करवाते, आप वो भी गवर्नर साहब ने करवा लेते, ठीक था। ये कौन सा जवाजियत है कि आप बैठिए जी 50 बार जाके बैठिए। ये तो मतलब वही है कि हमारी मर्जी है, हम आपको कुछ नहीं मानते, आप एक बार छोड़ के 50 बार आइए पूछने के, बैठिए धूप में बैठिए मरिए, हमें कोई लेना देना नहीं है आपके साथ, उमर साहब तो हमारी रोज मर्जी मिले हैं, चलेगी। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? वो तो एक ट्रांसफर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, अरे भाई अफसर लगा छोड़िए रहे हैं, आप, सारे प्लीज भाई, डिपार्टमेंट में लगा रहे प्लीज हैं। भाई, ठीक है आप सर। प्लीज आप आप ऐसी बात करोगे, इतने सीजनड आदमी बोलोगे कि हमें परवाह ही नहीं है किसी बंदे की, तो फिर तो बड़ी मुश्किल की बात है। फिर तो भाई वो तो मैंने आपको एजेंडा ही यही नहीं है। कहा था, इलेक्शन लड़नी वो नहीं संदीप चाहिए। संदीप जी, वो आपका एजेंडा ही नहीं है। भाई वो क्यों नहीं एजेंडा एजेंडा, सेंट्रल इस गवर्नमेंट स्टेट का की है। हर चीज का एजेंडा आप मेरा। आप गवर्नेंस के लिए फेलियर हो गए यहाँ पे, गवर्नेंस आप की वहां जा रहे फेलियर हैं कैसे, स्टेटमेंट आप देने। काम ना करने दो। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। हमारे केरनी साहब कंडक्ट कर रहे हैं ये डिबेट। केरनी साहब 2 मिनट के लिए ये किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, इन्होंने आगे वादा किया अपनी मैं फैमिली के साथ, मैं आपको ये चीज करके दूंगा। अब जो इनका एम्प्लॉयर है इनको पैसे ही नहीं दे रहा, इनकी तनख्वाह ही नहीं दे रहा, तो इनका वादा तो झूठा हो गया ना अपनी फैमिली के साथ। मैं आपको एक वो एग्जांपल क्या देता हूँ, करेंगे फिर वो? एक एग्जांपल देता हूँ। आज जम्मू कश्मीर में आप सड़कों की हालत जो देखेंगे, एक सेकंड संदीप जी, आप सड़कों की हालत देखेंगे, सब जगह खड्डे हैं, कोई ठेकेदार सड़क बनाने को तैयार नहीं है। किसी से पूछा गया भाई आप क्यों नहीं बना रहे, बोले जब हमने टेंडर भरा था तो बिटुमिन की कीमत 50 रुपए थी, आज उसी बिटुमिन की कीमत 90 रुपए है और सरकार रिकंसिडर नहीं कर रही है। सारे ठेकेदार जाके नासिर सुगामी साहब के पास मिलके आए कि भाई हमारे को, हम फाइनेंशियल मेस है, आप पैसा नहीं दे रहे, सड़कें कहां से बनेंगी। अब इन जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है इनको डील करने के बजाय जी अब पीएच जल वो डील शक्ति हो में रहे हैं। अगर दिक्कतें हैं तो वो उसके देखिए स्टेट सर, रूट उससे क्या करेगी। देखो देखो आप सर, उसमें जनता, और दूसरी बात, जंतर मंतर पे मेरे भाई बैठने से स्टेट रूट मिलने वाला नहीं है। कहाँ स्टेट बैठे हैं रूट तब बताइए? मिलेगा जब इस प्रदेश में शांति होगी, जब अभी शांति जब नहीं है, सरकार समझेगी कि जम्मू कश्मीर पूरी वो तरह नहीं समझते से आप। मुक्त है वो अगले टेररिज्म 50 साल से नहीं और समझोगे वो आप। इकोसिस्टम खत्म हो चुका है। भाई वो आपने अगले आप 50, वो समझिए, मैं बताता उसको हूँ कब जितना होगा। भी समय लगे। ठीक है वो सर। पता कब होगा? वो तब होगा जब कभी वहां इन अ मिलियन टाइम कभी कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट स्टेट में आएगी, उस और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट होगी, तब वो होगा। तो फिर सर अरे फायदा क्या आप जाने का तो, सर फिर? ऐसा वेस्ट बंगाल के आपको लिए ये भी जो आप कहते थे हारे हुए हैं ना, मिलियंस ईयर, ये ठीक है जो सर। आप वो भी ये जल्दी आप आ जो गई, हारे हुए हैं ना भाई, यहाँ भी जल्दी ये आप जो आएगी। हारे हुए हैं ना, सुनिए ना, जो आप हारे हुए हैं ना, जो आप हारे हुए हैं ना, ये आपको हारने का वो जो कांटा चुभा हुआ है ना, कि हमारी गवर्नमेंट नहीं बन पाई इतने हरबे करने के बाद भी, वो ठीक कांटा आपको ये नहीं करने दे रहा है। वो ठीक है सर। कांटा आपको स्टेट रूट नहीं देने दे मैं रहा। अहमद याद सरकार रुख बात करूंगा इतनी सर। सी है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी इल्तिजा है कि हो जाए पूरी, ये एक उम्मीद हमेशा रहेगी। अहमद याद सर, स्टेटहुड एक हमेशा मुद्दा रहा, हमेशा स्टेटहुड, कुछ भी अगर बात आए डेवलपमेंट की तो स्टेटहुड सबसे पहले आगे आ जाता है और बिजनेस रूल सबसे पहले आगे आ जाते हैं। सर आपका म्यूट है सर। हमें आज सर म्यूट है। हाँ, करेक्ट हो हाँ गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, हर एक चीज के लिए स्टेटहुड को शील्ड बनाया जाए, मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। एक ही चीज, हर एक चीज को हम सराखों पर मानते हैं वजीर जी की, लेकिन जहां हम ये मानेंगे कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज या मेजर इश्यूज, कि जहां दिक्कतें होंगी, और है, जरूर है, जैसे स्टेट को रिस्टोर करना, जैसे स्पेशल स्टेटस को, जो आपका एजेंडा है उसको रिस्टोर करना, या बहुत सारी ऐसी बड़ी चीजें, या लोगों को जेल से छुड़वाना क्योंकि आपके पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, तो मान लिया ये दिक्कतें हैं। लेकिन मुझे एक छोटा सा चीज बताइए,
मैं मखसूस से कह रहा हूँ, शायद लास्ट टाइम भी मैंने आपसे ही कहा, मैंने आज तक जो दिक्कतें, आज मैं जो दिक्कतें देख रहा हूँ, पानी को जो बुनियादी चीज है, जो मैं देख रहा हूँ दिक्कत, शायद आज तक कभी नहीं देखी। एलजी के टाइम में मैंने नहीं कभी देखी। अगर कभी छोटी मोटी दिक्कत हुआ करती थी, तुरंत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैसेज करके ही यूज टू डू इट। फैक्ट इज कि आज आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी मामूली सा जो नॉर्मल काम है, सप्लाई पानी करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ नया कुछ नहीं बनाना है, क्या वजह है कि आप अपने डिपार्टमेंट के थ्रू ये पानी भी मुहैया नहीं जी करवा सकते हो। और जब आपके सीएम के पास, जब हम सीएम के पास ये ये चिट्ठी लेकर जाते हैं, ये फरियाद लेकर जाते हैं, तो वो उसको ग्रीवेंस सेल में डाल देता है। और ग्रीवेंस सेल में अफसर के पास जाता है, आज पानी चाहिए, वो आज भी ऐसा हुआ वाकया मेरे साथ। और कहीं पता नहीं 10 दिन पहले मैंने पानी की चिट्ठी लिखी, और आज मुझे कोई फोन करा था, ये क्या दिक्कत है। जी मैंने कहा यार आज तो 15 दिन पानी ही नहीं है। तो कह रहे सर हमारे पास, ये सीएम की मैं बात कर रहा हूँ, सीएम ऑफिस से कॉल किसी ने करा। मैंने कहा इतना दिन कहाँ रख रहे हो, और आप इसको ग्रीवेंस सेल में क्यों डाल रहे हो? अगर ये इमीडिएट अटेंशन का मामला है, तो पहले तो ये है कि क्या कोई ऑफिसर ये महसूस नहीं करता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी है इस गवर्नमेंट में, जो पहले हुआ करता था, कि इतना भी नहीं हो सकता है। जी मैं मान लिया कुछ इश्यूज है आपके पास जो नहीं हो सकते, वो शायद हम आपसे ज्यादा समझ सकते हैं, लेकिन जो रूटीन मामलात हैं, जो लोगों के आम मामलात हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले दिन देखा, एक नायब तहसीलदार का ऑफिस दिन दहाड़े बंद था, जो हमने कंप्लेंट भी करी। अब वो भी उस स्टेट को हम चढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर तो करता है। रेवेन्यू आपके पास है, होम के पास, सारा आपके पास है। और अगर बड़ी लेवल्स पर कोई मेजर इशू नहीं होता है आपसे, लेकिन रूटीन मामले में क्या दिक्कत है वो समझ में नहीं आ रहा है। यही इश्यूज है जो लोगों को परेशान कर रही है कि हुकूमत कर क्या रही है। जी संदीप सर, क्लोजिंग कमेंट आप कुछ कह रहे थे, फिर उसमें मैं विक्रम सर का क्लोजिंग कमेंट लूंगा। जी सर। मैं अहमद अयाज साहब को एक बात कहूंगा। ऐसा भी नहीं है कि ऑफिसर्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब जब एक, कहते हैं ना, जब तांता ही थोड़ा बिगड़ा हुआ हो ना, तो कॉम्प्लिसेंसी कई बार ऑफिसर्स में भी क्रीप कर जाती है। कुछ लोग होते हैं जो जान के जेप्रोडाइज करते हैं एक अच्छी नीयत को भी गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट काम भी करना चाह रही है तो ऊपर से अगर इंस्ट्रक्शन होगी, या उनके जो ऑफिसर्स होंगे उनको नीचे वालों को बोलेंगे कि इनको जितना चाहे तंग कर लो, आपने हमारी बात सुननी है, इसकी नहीं सुननी है। तो वो क्या होता है कि कोई काम करना भी चाहेगा तो कोई ऑफिसर बड़ा उसको काम नहीं करने देगा, क्योंकि उसने उसकी गुड बुक में रहना है। जी तो कई जगह ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, हम इसकी लड़ाई तो लड़ ही नहीं रहे हैं। जहां पे हमारी गलती होगी, आप हमें जितना मर्जी डांटिए, हम डांट सुनने के लिए भी तैयार हैं। ठीक। लेकिन जो कोर इश्यूज है, कोर इश्यूज जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे, वो परकुलेट नहीं करेंगे नीचे तक। मेरा ये आपसे मुतालबा है। बाकी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई तकलीफ हुई है, कोई कुछ हुई है, तो ठीक है, हम उसको जैसे ग्रीवियंस सेल का आपने कहा कि फोन आया चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, तो ये एक अच्छी बात भी मैं इसको लेता हूं। ठीक है, टाइम लग गया, इसको मैं गलत मान लेता हूं। हम उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इमीडिएटली ठीक कंप्लेंट गई है तो इमीडिएटली एड्रेस की जाए, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वहां कभी रह गई होगी, लेकिन आपको फोन आया, यानी कि कोई ना कोई फॉलो जरूर कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, कमियां पेशियां हमेशा रह जाती हैं। नहीं, वजीर जी वो रूटीन में है, दैट्स अ रूटीन, लाइक बिल्कुल पोस्टमैन जॉब, बिल्कुल, दैट्स हम ठीक उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मेन ठीक है सर। मुद्दा है, हम फाइट जो है वो लार्जर लार्जर इंटरेस्ट में हो रही है। इसलिए इस इन बातों को फिलहाल थोड़ा बैक बर्नर पे रख के, जो मेन फाइट है, हम उसको लड़ने के लिए तैयार हैं। और कोई बात नहीं है, बस मैं ठीक इतना है ही कहना चाहूँ। ठीक है सर। विक्रम सर, क्लोजिंग कमेंट सर। देखिए, बड़ी दुख और विडंबना की बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि पानी, वो कह रहे हैं हमको पानी नहीं मिल रहा, कह रहे हैं वो पानी हमारे लिए इशू ही नहीं है, हम अभी स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पानी भूल जाओ, बिजली भूल जाओ। मैं जी 6 घंटे से यहाँ पावर कट है सैनिक कॉलोनी में, अनशेड्यूल्ड। मैं बाहर बैठ के आज आपसे वीडियो कॉल कर रहा हूँ, और एक दफा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने ये नहीं कहा कि भाई अगर ऐसी कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं हम उनको एड्रेस करेंगे। हम अपने मंत्री, मैंने पीडीडी बोला मंत्री अभी, से मैं बात करूंगा, मैं मैंने अपने बोला पीएचई आपको, मंत्री से बात करूंगा कि क्यों आ भाई रहा, आज मैंने अभी बोला, 8-8 9-9 घंटे का पावर कट है, और अभी नेशनल बोला मैंने कॉन्फ्रेंस कह रही आपको है कि अगर आपकी कहीं कमियां दिक्कतें हैं तो बाढ़ उसको में, ठीक करेंगे। हमको स्टेटहुड चाहिए। आप स्टेटहुड दोगे तो हम पानी बिजली देंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे।
भाई अरे मैंने जी अभी ये कौन बोला सी आपको, अब आप जस्टिफिकेशन सुनना है? नहीं चाहते तो इसमें मैं क्या देखिए कर सकता हूँ? आप एक लाइव मैंने तो डिबेट बोला में, अभी वजीर आपको। साहब है, आपको एक बात का इतराफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एलजी साहब इतने वेले हैं, वो सुबह फोन उठा के कहते हैं अभी फोन आएगा किसी अगर एनसी मिनिस्टर का, तो एक्सीएन को कहते हैं आप इनको इसकी बात मत मानना, बिजली पानी मत छोड़ना। ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये नहीं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप मत उन्होंने दीजिए। बट उन्होंने एक ही आपको बात कह देखिए, दिया हुआ है। देखिए आपको डिलीवर करना पड़ेगा अगर जी सर। आपको सर्वाइव करना है। हाँ, आपने बड़गाम में डिलीवरी कर इसका रहे हैं हम। देखा। आज आपको कल पंचायत चुनाव आएंगे, नहीं, वो बीडीसी चुनाव का डीडीसी कोई मसला ही आएंगे। नहीं है। आप लोगों देखिए को मेरी बात सुनिए, ये अपनी गवर्नेंस जो विक्रम है भाई, उसको सुधारना पड़ेगा। देयर इज विक्रम भाई समथिंग सुनिए, सीरियसली रॉन्ग इन दिस गवर्नेंस। आपको इस विक्रम बात भाई को सुनिए मानना सुनिए पड़ेगा सुनिए। संदीप जी। हमने भी, आपने मान भी सब बात पुरानी मान सरकारें लिया, अब देखी है, सुनो, हमने सब सरकारें देखी है, पर मैंने सुनो इतनी ना, ऐसी मैंने सरकार मैंने भी कभी देखी है, किसी ने नहीं मैंने देखी। भी देखी है, मैं भी जी मैंने भी देखी है, सभी सरकारें बहुत देर से देख वही रहा तो हूँ। मैं कह रहा ठीक हूँ, है सर। आपने सुनिए भी सुनिए देखी ना, होंगी। सुनिए ना। ठीक। आप कह रहे हैं कल को पंचायत इलेक्शन आएगी, कल को म्युनिसिपल बॉडीज की इलेक्शन आएगी, क्या मतलब बनता है उन इलेक्शनों का भी? जो इलेक्शन करवाई हुई है उसका तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। एमएलए को तो पावर दी नहीं हुई है, जी तंग पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट को ही पावर नहीं है। तो आप वो म्युनिसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन करा के क्या लोगे, मुझे बताओ? सिर्फ एक ड्रामा, फिर से एक ड्रामा करना है, उसका क्या मतलब बन जाएगा? ठीक है सर। पहले आप इनको तो पावरफुल एम्पावर करो, जो जीते ठीक। हुए हैं लोग हैं। ठीक है सर। सर फिर ठीक है उसके बाद सर, म्युनिसिपल काफी इलेक्शन समय पे निकल गया जाना, सर। तब फायदा उस चीज का। ठीक है सर। अहमद है सर, आपका आपका ऑडियो आपका बंद है, आपका ऑडियो बंद है अभी भी। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये विक्रम सर आपका भी, और संदीप सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और अहमद यार सर भी आपका धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग अब सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि बड़ा जन और संवैधानिक मुद्दा बनती जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली प्रदर्शन, आगा रहुल्ला की खुली चेतावनी और विपक्ष की प्रतिक्रिया, इन सब ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तेज होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति टकराव और आंदोलन के नए दौर में प्रवेश करेगी। फिलहाल नजरें संसद के मानसून सत्र और दिल्ली में होने वाले इस बड़े शक्ति प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। सवाल आज का इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।